हेलो फ्रेंड्स, आज अपना ऑक्सीजन फैमिली का थर्ड लेक्चर है ना। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ठीक है ना। उसके नेक्स्ट लेक्चर में मतलब लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने जो है ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन और ओजोन के बारे में पढ़ा था, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से ओजोन को एस्टिमेट करते हैं, क्या बोरेड बफर का यूज़ है, ये सब चीज़ें अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। आज अपन सल्फ़र और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स की बात करते हैं। जब सल्फ़र में अपन एंटर करते हैं तो सबसे पहले बात आती है एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फ़र की। किसकी बात आती है? एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फ़र। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फ़र दो तरह के, एक क्रिस्टलाइन है, दूसरा एमॉर्फस है। क्रिस्टलाइन का मतलब हो गया जिनके अंदर प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, और एमॉर्फस जिसके अंदर कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। वैसे तो सल्फ़र बेटा क्या है कि S6 से लेके S20 तक रिंग की फॉर्म में मिलता है, पर इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल S8 होते हैं, ठीक है ना। S8 जो है वो अपने क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स होते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है किसकी? सल्फ़र की। ये भी दो होते हैं, एक रोम्बिक सल्फ़र और एक मोनोक्लिनिक सल्फ़र, ठीक है ना। उसके अलावा एक एमॉर्फस फॉर्म होती है जिसके अंदर कोलाइडल सल्फ़र अपन पढ़ते हैं और एक प्लास्टिक सल्फ़र पढ़ते हैं, जो कि प्लास्टिक सल्फ़र एक्स्ट्रा है पर फिर भी कभी पूछ लिया जाए, ठीक है ना। इस वजह से कोलाइडल सल्फ़र, तो जितने भी सल्फ़र रिएक्शन के अंदर बनते हैं उन सबको अपन क्या बोलते हैं? कोलाइडल सल्फ़र बोलते हैं। यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं रोम्बिक सल्फ़र और मोनोक्लिनिक सल्फ़र की। सबसे पहले देखें, रोम्बिक सल्फ़र को जो है वो अल्फा सल्फ़र भी बोलते हैं, ठीक है, और मोनोक्लिनिक को अपन बीटा सल्फ़र बोलते हैं, ठीक है। अल्फा सल्फ़र मोस्ट स्टेबल, दोनों के दोनों देखें, बोथ आर S8 मॉलिक्यूल्स, दोनों के दोनों क्या है? S8 मॉलिक्यूल है। S8 मॉलिक्यूल का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। क्राउन स्ट्रक्चर पढ़ा था अपन ने, कौन सा स्ट्रक्चर होता है बेटा? ये क्राउन स्ट्रक्चर होता है। पैकिंग का डिफरेंस है, वो रोम्बिक फॉर्म में पैकिंग है और वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में पैकिंग है। बनने के बेसिस पे पैकिंग होती है और पैकिंग के बेसिस पे अपन ने अलग अलग डिफाइन कर रखे हैं, अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर। कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो बोथ आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। अपन ने वाटर के साथ रिएक्शन में भी पढ़ा था, एसिड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा होती है जो कि इनके इंटरेक्शन से नहीं मिलती है। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें तो बोथ आर सॉल्यूबल इन CH2। दोनों के दोनों कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट है, एसिड नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होता है, ठीक है ना। ये तो अल्फा और बीटा सल्फर दोनों के लिए कॉमन बात हो गई। अब बात करते हैं कि कौन किस टेम्परेचर मिलता है, कैसे बनता है। अल्फा सल्फर तो सबसे स्टेबल है भाई। अल्फा सल्फर कोई सा भी एलोट्रॉप ले लो, सल्फर का घूम फिर के वो वापस किसके अंदर आ जाएगा? जब आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया तो अल्फा सल्फर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अल्फा सल्फर को जब गर्म करते हैं 369 केल्विन पर, 369 केल्विन पर, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? बीटा सल्फर में। बीटा सल्फर में कहने का मतलब ये है कि 369 केल्विन पे दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। और इस टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। अल्फा सल्फर बीटा सल्फर दोनों एग्जिस्ट करते हैं कौन से टेम्परेचर पे? 369 केल्विन के ऊपर, ठीक है। बनाने के तरीके को समझना। डिश जो होती है ना, डिश का मतलब क्या हो गया? ऊंची किनार की प्लेट, जिसके अंदर मम्मी बर्फी जमाती है ना बेटा, ठीक है, वो ऊंची किनार की प्लेट लेंगे अपन, ठीक है ना, जिसको अपन डिश बोलते हैं इंग्लिश में बेसिकली। और सल्फर लेंगे, अल्फा सल्फर, इसको हीट करेंगे, हीट करके मोल्टन फॉर्म में लेके आएंगे। मोल्टन फॉर्म में लेके आएंगे तो अपन उसको रख देंगे किसके अंदर? अल्फा, उस डिश के अंदर उसको भर देंगे, ठीक है ना। अब ठंडा होने देंगे, ठंडा होने देंगे तो जैसे आप चाय पीते होंगे या कॉफ़ी पीते होंगे, तो जब थोड़ी सी चाय कॉफ़ी ठंडी होती है तो ऊपर एक लेयर बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, क्योंकि पहला ऊपर वाला पार्ट जो है वो जल्दी ठंडा होता है नीचे वाले के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे भी वही चीज़ देखने को मिलेगी। जब आप उस डिश के अंदर अल्फा सल्फर मोल्टन अल्फा सल्फर को डालोगे तो सरफेस के ऊपर जो है, सरफेस जो है वो सॉलिडिफाई होना चालू हो जाएगी। अब अपन क्या करेंगे? उसमें एक छेद करेंगे, छेद करके क्या करेंगे? पूरा अल्फा सल्फर जितना भी अंदर मोल्टन था उसको बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। अब
अब क्या करेंगे, जो ऊपर वाली सरफेस सॉलिडिफाई हुई थी उसको उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे तो निडल लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? सपोज करो आपने हाथ पे फेविकोल ले लिया है ना, दोनों हाथों पे फेविकोल लगाया, थोड़ी देर उसको रखा, अब आप उसको खींचना चालू कर रहे हो, ऊपर की तरफ लाना चालू कर रहे हो, तो आपको रेशे मिलेंगे, निडल लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे। ऐसे ही क्या होता है, आपने क्या करा, एक डिश ली, डिश के अंदर अल्फा सल्फर को मोल्टन फेज में डाला, ठीक है ना, फिर उसके अंदर थोड़ी सी देर उसको सॉलिडिफाई होने दिया, ठंडा होने दिया, ऊपर वाली लेयर सॉलिडिफाई हुई, तो अपन ने क्या करा, उसके अंदर एक छेद किया, छेद करने के बाद में जो अंदर का लिक्विड था उसको बाहर निकाल दिया, बाहर निकालने के बाद में जो ऊपर वाली सॉलिडिफाई लेयर थी उसको उल्टा किया तो निडल लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, और इस तरीके से निडल लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, और वो जो निडल लाइक स्ट्रक्चर होंगे वो किसके होंगे, बीटा सल्फर के होंगे। समझ में आ गया है ना, बनाने का तरीका समझ में आ गया कि अल्फा सल्फर को किस तरीके से बीटा सल्फर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद में और पॉइंट समझे यहां पे। अब देखो इसमें ना 2 पॉइंट आते हैं, एक तो डेंसिटी, ठीक है ना, और एक आता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। 2 चीजें हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको याद रखने का। देखो वैसे तो डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पैकिंग के ऊपर डिपेंड करेगी, पर उसको याद रखने का और बहुत सिंपल सा तरीका क्या है कि अल्फा सल्फर जो है वो लो टेम्परेचर पे मिल रहा है और बीटा सल्फर हाई टेम्परेचर पे मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, कौन से मॉलिक्यूल पास में होंगे, किसकी एनर्जी कम होगी, अल्फा सल्फर के मॉलिक्यूल्स की। बीटा सल्फर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। याद रखने का तरीका है, बीटा सल्फर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो उनकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब अल्फा और बीटा में डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है बेटा, अल्फा की ज़्यादा होती है। ठीक, नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट याद करने का क्या तरीका कि 369 केल्विन के पहले कौन मिल रहा है, अल्फा सल्फर। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले कौन मेल्ट हो जाएगा, अल्फा सल्फर, और बाद में कौन मेल्ट होगा, बीटा सल्फर। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हो गया, अल्फा और बीटा में बीटा का ज़्यादा हो गया। ये याद रखने का तरीका है और दूसरा कोई तरीका नहीं है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। इसके साथ में अपने क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स जो हैं वो सल्फर के कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं एमॉर्फस फॉर्म के ऊपर, और एमॉर्फस फॉर्म अपने पास में जो है वो है एक तो कोलाइडल सल्फर और दूसरा कौन सा बेटा, प्लास्टिक सल्फर। ठीक, ये नोट भी करते जाना बेटा, और वैसे भी आपको नोट्स के अंदर भी अवेलेबल है, पर एक बार नोट करते जाओगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। ठीक है ना, और लिखें, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ लिखें, जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको रूम पे जाके एक बार, या जैसे ही आप वीडियो देखना ख़त्म करें उसको एक बार देख देख के लिखें। देख देख के लिखेंगे तो चीज़ें याद होएगी, दिमाग में घुसेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोलाइडल सल्फर, एमॉर्फस फॉर्म की बात करते हैं। तो जब अपन H2S की रिएक्शन बेटा SO2 से कराते हैं तो मिलता है अपन को सल्फर। सल्फर इसको बोलते हैं अपन वाइट येलो, है ना, टर्बिडिटी ऑब्लिक पीपीटी। ठीक है ना, पीपीटी भी हो सकता है, टर्बिडिटी भी हो सकती है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो व्हाइट कलर का होगा या येलो कलर का होगा। ठीक है ना, इसके अलावा साथ में मिलेगा वाटर, या ऐसे समझो कि H2S का जब भी आप ऑक्सीडेशन कराओगे और जो सल्फर मिलेगा ये सल्फर कोलाइडल सल्फर होता है। कौन सा सल्फर होता है बेटा, कोलाइडल सल्फर होता है। ठीक है ना, मतलब रिएक्शंस के अंदर, केमिकल रिएक्शंस के अंदर जितना भी सल्फर अपन बनाते हैं वो सारा सल्फर जो है वो कोलाइडल सल्फर होता है। नेक्स्ट उसके बाद में बात कर रहे हैं अपन प्लास्टिक सल्फर की। प्लास्टिक सल्फर मतलब नाम से ही पता चल रहा है कुछ ना कुछ प्लास्टिक का चक्कर है। यहाँ पे वाकई में अपीयरेंस जो है वो सल्फर की कैसी हो जाती है, प्लास्टिक जैसी अपीयरेंस हो जाती है। कुछ नहीं है, ये टेस्ट ट्यूब लिया बेटा, टेस्ट ट्यूब को आड़ा ले लिया है, ठीक है ना, और इसके अंदर यहाँ पे एक पानी ले लिया अपन ने, कंटेनर पानी का, ठीक है। यहाँ पे सल्फर ले लिया S8 और इसको गर्म करना चालू किया तो ये मोल्टन फेज में आएगा। सल्फर लिक्विड जो है वो इसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर जाएगा, पानी के अंदर जाएगा तो पानी से रिएक्शन तो करेगा नहीं, पर सडन कूलिंग हो जाएगी, और सडन कूलिंग से जो अपन को सल्फर मिलेगा उसकी अपीयरेंस जो है ना, उसकी अपीयरेंस जो है वो प्लास्टिक जैसी होगी, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक सल्फर बोलते हैं। ये सडन कूलिंग से जो भी मिलता है अपन उसको प्लास्टिक सल्फर बोलते हैं। ये समझ में आया होगा। इसके अलावा और ढंग से पॉइंट को समझना कि ये जो अपन ने बोला है सल्फर, प्लास्टिक सल्फर
कोलाइडल सल्फर। इसके अलावा एक और फॉर्म होती है रोल सल्फर, जिसको रोल सल्फर बेसिकली क्या है कि ट्यूब्स लेते हैं, सिलेंड्रिकल ट्यूब्स लेते हैं, उस ट्यूब के अंदर सल्फर को हाई प्रेशर पे रख दिया जाता है, जिससे कि जो सल्फर है वो रोल फॉर्म में आ जाता है, जैसे चौक होती है अपनी, ये इस तरीके से रोल फॉर्म में आ जाता है सल्फर, ठीक है ना। अब ये जो सल्फर है रोल फॉर्म में आ गया, ये एक जगह से दूसरी जगह सल्फर को ले जाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें पैकिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है, पैकिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है, मतलब आप इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर बहुत सारा सल्फर ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो सल्फर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अपन उसको रोल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ऐसे सल्फर को बोलते हैं क्या बेटा? रोल सल्फर। क्या बोलते हैं? रोल सल्फर। तो एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर में अपन ने क्या पढ़ा कि सल्फर का सबसे स्टेबल एलोट्रॉप अल्फा सल्फर होता है, जिसका एक और नाम है रोम्बिक सल्फर। कौन सा सल्फर? रोम्बिक सल्फर। और जो दूसरा सल्फर होता है अपन उसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक को कौन सा? बीटा सल्फर बोलते हैं। 369 केल्विन इनका ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, और दोनों के दोनों जो हैं अल्फा सल्फर बीटा सल्फर दोनों के दोनों वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, CS2 के अंदर वो सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये बेसिक बात थी जो अपन को उसको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा अपन ने एक और पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में S2, जब हम S8 को गर्म करते हैं तो अपन को मिलता है क्या बेटा? S2। और S2 की जो वेपर्स होती है वो पैरामैग्नेटिक होती है। S2 की जो वेपर्स होती है वो पैरामैग्नेटिक होती है, क्योंकि इसका एमो डायग्राम जो बनाते हैं वो अपन डायरेक्ट, ये 1000 केल्विन के लगभग रिएक्शन होती है बेटा, ठीक है ना। और जब अपन इसका एमो डायग्राम बनाते हैं तो वैलेंस एमो डायग्राम बिल्कुल O2 की तरह होता है, ये मैंने एमओटी के अंदर आपको बताया था। तो O2 और S2 दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी हो जाती है, उसमें भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। तो इसी के साथ में अपने एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर कंप्लीट होते हैं। इन रिएक्शंस को लिखिए, फिर अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पॉइंट। जल्दी से कंप्लीट करिए बेटा। तो फ्रेंड्स आपका जो है एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। एनसीईआरटी भी देखते जाएं साथ के साथ कि भाई सर जो करा रहे हैं वो एनसीईआरटी से रिलेटेड है या नहीं है। मेरे ख्याल से इतने टॉपिक होने के बाद तो आपको पता चल गया होगा मेरे ख्याल से कि एनसीईआरटी अपन पूरी कवर करते चले जा रहे हैं। और नीट के लिए एनसीईआरटी कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन उसी में से आता है ना, और उससे बाहर एक लाइन भी नहीं आती है। इसलिए नीट के हिसाब से अगर अपन को तैयारी करनी है तो अपन को एनसीईआरटी पूरी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जिसको अपन बोलते हैं, वही अपन इसके अंदर तीनों पॉइंट्स पढ़ेंगे, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज, सबके अंदर जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करने, बर्निंग ऑफ सल्फर, ठीक है ना। जब कभी सल्फर बर्न होता है, सल्फर को गर्म करते हैं तो किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। तो कौन सी गैस बनती है? SO2 बनती है। इसलिए SO2 को बर्निंग सल्फर स्मेल बोलते हैं। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO2 बनाता है, और इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? बर्निंग सल्फर स्मेल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और FeS2 लिया बेटा। रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है ना। ऐसे समझो ना यार, रोस्ट करते हैं ना अपन, तंदूर जो लगता है आपने देखा होगा, बेसिकली शादी वगैरह में जो तंदूर लगते हैं आपने देखा होगा कि उस ड्रम टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है और उसमें नीचे स्पेस होती है, उस नीचे स्पेस में से एयर को पास किया जाता है, ठीक है ना। एयर पासेज के लिए वो स्पेस रखते हैं। अगर एयर पास नहीं होगी ना तो तंदूर काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका सबसे बढ़िया बेसिक मतलब ये होता है कि रोस्टिंग मतलब हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो FeS2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा क्या? FeO, और साथ में कौन सी? SO2 गैस। देखो क्या है कि ये जितनी भी SO2 बनती है, देखो मेटल अपन ने है ना, जब ऑक्सीजन फैमिली स्टार्ट किया था तब मैंने बोला था एक वर्ड चेल्कोजेंस का मतलब और फॉर्मेशन करने वाले। मोस्ट ऑफ द सल्फाइड्स आर वाटर इनसोल्यूबल, सल्फाइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। सल्फाइड का फॉर्मेशन कौन नहीं, मतलब है ना, सल्फाइड और का फॉर्मेशन करते हैं, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। अब इस पॉइंट को समझना कि सल्फाइड जो है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में मिल रहा है, चेल्कोजेंस हो गया। तो मेटल जो है वो सल्फर के साथ में मिलती है, तो अपन को क्या करना है? मेटल ऑब्टेन करना है। तो मेटल ऑब्टेन करने के लिए अपन एक स्टेप यूज करते हैं जिसका नाम क्या है? रोस्टिंग। क्या है? रोस्टिंग, ठीक है। इसको बंद कर देना है 2 मिनट, ठीक है।
तो अपने एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं SO2 जो रिलेटेड कंपाउंड है, ठीक है ना। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जिसको अपन बोलते हैं, और प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, तीनों जो पॉइंट अपन जनरली किसी भी कंपाउंड को डिस्कस करते टाइम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन भी देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, यूजेस भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो प्रिपरेशन जो है वो उसमें सबसे पहले अपन यूज़ करते हैं बर्निंग ऑफ सल्फर। जब सल्फर को बर्न करते हैं, गर्म करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो SO2 गैस बनती है, ठीक है ना। तो सल्फर बर्न करने पर जो स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है? SO2 के बनने की वजह से आती है। इस वजह से अपन SO2 के लिए जो स्मेल बोलते हैं बर्निंग सल्फर स्मेल बोलते हैं, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। सल्फर बर्न हुआ, SO2 बना, सल्फर बर्न हुआ तो जो स्मेल आई वो किसकी आई? SO2 की आई। इसलिए SO2 की स्मेल को क्या बोल दिया? बर्निंग सल्फर स्मेल बोल दिया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में बात कर रहे हैं रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और FeS2 फूल्स गोल्ड इसका नाम है, ठीक है ना। फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना इसको बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जहाँ मिला था इसकी येलो अपीयरेंस होती है, येलो अपीयरेंस होती है। तो जहाँ मिला था तो वहाँ के वर्कर्स को लगा कि सोना मिल गया, सोना मिल गया, ठीक है ना। और क्या हुआ कि वो काम वाम पे जाना उन्होंने बंद कर दिया और अपने मालिक को गाली देने लग गए क्योंकि उनको लगा कि अपने पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। पर फिर जब है ना उसके मालिक ने टेस्टिंग कराई तो पता चला कि वो गोल्ड नहीं है, वो क्या है? आयरन है, ठीक है ना। जो सोच रहा था 30 लाख रुपए किलो की चीज़ है, वो 30 रुपये किलो की चीज़ निकली है, ठीक है। तो बेवकूफ़ कहीं के वापस सब काम पे आए चुपचाप से। इस वजह से तब से इसका नाम पड़ गया फूल्स गोल्ड, है ना, मूर्खों का सोना। देखे यहाँ पे अपन जो फूल्स गोल्ड है इसकी रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है फिर समझना। रोस्टिंग का बेसिक मतलब होता है हीटिंग, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इसको कैसे याद रख सकते हैं? रोस्ट करना मतलब आपने देखा होगा कि वो पनीर वगैरह रोस्ट किया जाता है, ठीक है ना। या फिर आप जो है नॉनवेज वगैरह जो रोस्ट किया जाता है उसके लिए तंदूर लिया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं अपन, आपने देखा होगा एक तंदूर जो होता है वो ड्रम टाइप का होता है, उसमें नीचे एयर पासेज होते हैं। तो एयर पास करते हैं ना तब जाके तंदूर काम करता है, नहीं तो तंदूर काम नहीं करता है। तो हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। याद रहेगा, रोस्टिंग का मतलब क्या हो गया? एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना, ठीक है। तो जब अपन क्या करते हैं मेटलर्जी में, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जितने भी सल्फाइड ओर होते हैं, है ना, उनसे जब मेटल ऑब्टेन करते हैं तो अपन उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और ये रिएक्शन होगी क्या? FeO और साथ में क्या? SO2 गैस बन जाएगी, ठीक है। ये SO2 गैस जो है, अब क्या हो रहा है, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड है इस रिएक्शन में, इसको समझना कि एक तो रोस्टिंग मैंने बताया, रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, फूल्स गोल्ड क्यों बोला ये मैंने बताया, ठीक ना। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर तीसरी चीज़ मैंने बताया कि पहले जब भी मेटल ऑब्टेन करना है उसको पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो कौन सी गैस निकलती है? SO2 गैस निकलती है। तो जितने भी सल्फाइड ओर हैं उनमें जब अपन मेटल ऑब्टेन करते हैं सल्फाइड ओर से, है ना, उससे जब अपन मेटल ऑब्टेन करते हैं तो एक बाई प्रोडक्ट होता है, वो कौन सा होता है? SO2 होता है, ठीक है। ये जबरदस्त पोल्यूटेंट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एक जबरदस्त पोल्यूटेंट है, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी आप कोई फैक्ट्री डालते हो तो आपको क्या होता है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट से NOC लेनी पड़ती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि भाई मैं यहाँ पे ये फैक्ट्री डाल रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वो करता क्या है कि पॉल्यूशन डिपार्टमेंट वाले आपसे ये लिखित में लेते हैं, है ना, राइटिंग में लेते हैं कि जो आपके यहाँ बाई प्रोडक्ट निकलेंगे, जो पॉल्यूटेंट निकलेंगे, उनको आप कैसे कंज्यूम कराओगे, नहीं तो वो एनवायरनमेंट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालेंगे। तो जितनी भी SO2 निकलती है वो ऐसा नहीं है निकलती चली जा रही है, मतलब इधर मेटल बन रही है और मेटल बनाने के चक्कर में अपन बैंड बजाते जा रहे हैं किसकी? एनवायरनमेंट की, ठीक है ना। पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वो बात सही है, पर कोशिश करते हैं कि जो SO2 निकलती है उसको हम कहीं ना कहीं कंज्यूम कराएं, और वो SO2 जाती है H2SO4 बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? H2SO4। SO2 का ऑक्सीडेशन कराएंगे ना बेटा तो H2SO4 बन जाएगा। तो SO2 जितनी भी SO2 होती है वो सब जाती है कहाँ पे? H2SO4 बनाने में। तो जहाँ जहाँ मेटल एक्सट्रैक्शन की
इंडस्ट्री होती है सल्फाइड ओर से, उसके सब आसपास इंडस्ट्री होती है H2SO4 बनाने की, क्योंकि वहां से निकलने वाली SO2 सीधे चली जाती है H2SO4 बनाने वाली इंडस्ट्री के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे डिस्कस करी। रोस्टिंग का मतलब क्या है, फूल्स गोल्ड का मतलब क्या है, SO2 को कंज्यूम किसके अंदर करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में SO2 बनने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद बात करें लेबोरेटरी में कैसे बनाया जा सकता है। लेबोरेटरी में तो अपन रोस्टिंग नहीं कर सकते ना बेटा, तो लेबोरेटरी में अपन क्या करते हैं, Na2SO3 लेते हैं, Na2SO3 लेते हैं और डाइल्यूट एसिड डाल देते हैं। तो SO3 2 नेगेटिव जो है वो वीक एसिड का एनायन है, वीक एसिड का एनायन है, तो H प्लस लेते ही क्या बनाता है, वो H2SO3 बनाता है, और H2SO3 टूट के देता है क्या, H2O प्लस SO2 देता है। जैसे H2CO3 टूट के देता है H2O प्लस CO2, वैसे ही H2SO3 टूट के देता है H2O प्लस SO2। इस तरीके से Na2SO3 के अंदर जब HCl डाल दिया, डाइल्यूट एसिड डाल दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, तो SO2 तो गैस निकल जाएगी, साथ में बन जाएगा क्या बेटा, NaCl। तो लेबोरेटरी में SO2 गैस इस तरीके से बनाई जा सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की बात करें तो SO2 का खुद का कोई कलर नहीं होता है ना, कलरलेस होती है। SO2 का एक्वस सॉल्यूशन देखो कैसा है, एसिडिक है। जब SO2 को पानी में डालेंगे, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ये तो हो गई थी अपनी क्या प्रिपरेशन, ठीक है, 1 2 और 3 रिएक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, कलरलेस है, एसिडिक कैसे, SO2 को पानी में डाला तो बन जाएगा क्या, H2SO3 बन जाएगा। ठीक है, बर्निंग सल्फर स्मेल अभी अपन ने डिस्कस किया था, पंजेंट स्मेल होती है, सल्फर बर्न होता है तो बहुत तेज़ी से नाक के अंदर स्मेल आती है, और सफोकेटिंग होती है, दम घुटने लगता है क्योंकि ऑक्सीजन की अमाउंट कम होने लगती है। रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है ये, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +4 आ रही है, और सल्फर जाना चाहेगा किसके अंदर, +6 के अंदर। ये अपन ने रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन में भी पढ़ा था कि SO2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है, और TiO2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, जब भी तो SO2 जो है वो एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 को डीकलराइज कर देती है। जो पर्पल पिंक कलर होता है वो Mn2 प्लस कलरलेस के अंदर चला जाता है। ठीक है ना। और प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें, ये खुद SO4 2 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही दूसरा K2Cr2 के साथ में ये रिएक्शन करेगा एसिडिफाइड, तो बना देगा क्या, K2Cr2 एसिडिफाइड को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, Cr3 प्लस के अंदर कर देगा। H2O2 ले लिया तो H2O के अंदर कन्वर्ट कर देगा। O3 ले लिया तो SO3 को किस में, O2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये SO2 खुद किस में चला जाएगा, SO4 2 नेगेटिव के अंदर चला जाएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और इसके अंदर आती है। अच्छा, पहले ये तो हो गई रिड्यूसिंग एजेंट वाली बात हो गई। ठीक है, और बात करें अपन पोलर की, तो S डबल बॉन्ड O लोन पेयर, ये इसका स्ट्रक्चर है। NCERT में इसका स्ट्रक्चर SO डबल बॉन्ड O लोन पेयर दे रखा है, जो कि गलत स्ट्रक्चर है। इसका प्रैक्टिकल एविडेंस ये है कि O3 O डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O, बॉन्ड एनर्जी जो है वो SO2 की ज़्यादा है किससे, O3 से, क्योंकि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2 है और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3/2 है। पहले अपन बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करते टाइम। अगर SO2 का ये वाला स्ट्रक्चर होता तो बॉन्ड ऑर्डर 3/2 होता और बॉन्ड एनर्जी O3 की ज़्यादा हो जाती किससे, SO2 से, जो कि एकदम गलत है। ठीक है ना, प्रैक्टिकली SO2 की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है O3 से। इसका मतलब यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 है और यहाँ कितना है, 3/2 है। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना मानेंगे, 2 मानेंगे। तो स्ट्रक्चर ये वाला करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये SO2 का स्ट्रक्चर हो गया। SO2 जो है वो पोलर हो गया, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक हो गया। उसके बाद में बात करें तो SO2 जो है वो बेसिक है, बेसिक है तो एसिडिक है, तो बेस के साथ, लाइम वाटर के साथ में, बरेटा वाटर के साथ में रिएक्शन याद आ रही होगी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर पढ़ा था अपन ने। SO2 डालेंगे तो अपन को मिल जाएगा क्या, CaSO3 की वाइट टर्बिडिटी या PPT, और यहाँ पे BaSO3 की टर्बिडिटी या PPT अपन को मिल जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें डीकलराइज KMnO4, ये अपन ने पढ़ी लिया। ठीक है ना। इसके अलावा सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना बेटा +4 है, +4 है तो वो लोअर में भी जा सकता है, हायर में भी जा सकता है, पर इसकी ज़्यादा टेंडेंसी किस में जाने की होती है, हायर में जाने की होती है। इसका मतलब क्या हो गया, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है मेनली। पर इसकी एक रिएक्शन ये भी होती है H2S प्लस SO2, ये सल्फर मिनिमम वाला -2,
ये हायर वाला, दोनों कंबाइन होंगे, बीच वाला प्रोडक्ट मिलेगा, सल्फर कोलाइडल सल्फर जो अभी अपन ने पढ़ा था उसका फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ये SO2 की प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है ना। वापस से एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। कोई कलर नहीं होता है, पोलर होती है ना, डायमैग्नेटिक होती है, एसिडिक होती है, बेस के साथ रिएक्ट करती है, बर्निंग सल्फर स्मेल है, पंजेंट स्मेल है, सफोकेटिंग है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, कभी कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर लेता है, ठीक है ना। इसके अलावा डायमैग्नेटिक है और सबसे मेन प्रॉपर्टी इसकी ब्लीचिंग एजेंट की तरह ही काम करता है। देखें यहाँ पे ब्लीचिंग एजेंट की तरह कैसे काम करता है, इस रिएक्शन को समझना। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आपने नोट कर ली होगी ये सारी। इसमें एक मेन प्रॉपर्टी बचती है ब्लीचिंग एजेंट वाली, तो मैं सारे ब्लीचिंग एजेंट यहीं पे पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है ना। फिर यूजेस डिस्कस करेंगे अपन इसके। देखें ब्लीचिंग एजेंट बेसिकली होते क्या है। ब्लीचिंग एजेंट वो होते हैं, देखो ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं, जो कलर्ड कंपाउंड्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कलरलेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर या हेयर ब्लीच, ठीक है ना, ये सब अपन जानते हैं, डेली लाइफ में अपन यूज़ करते हैं। तो बेसिकली करते क्या है, उसके अंदर अपन कलर उड़ाने का काम करते हैं, ठीक है ना। अब ये होता कैसे है, या तो आप इसका ऑक्सीडेशन करो या इसका रिडक्शन करो। देखो बिना कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करे कलर चेंज होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं तो उसको जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। या अपन उसका क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कर ले आते हैं, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या आउटर मोस्ट शेल में जीरो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन में लाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम उसको कंप्लीटली फिल्ड करने की कोशिश करते हैं, और कंप्लीटली फिल्ड होने से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो है वो खत्म हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन खत्म हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो कलर्ड कंपाउंड जो है वो कलरलेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, कलर्ड कंपाउंड को कलरलेस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम दो प्रोसेस यूज करते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग और एक कौन सा, रिड्यूसिंग। तो हमारे पास दो बात हो गई कि दो तरह के ब्लीचिंग एजेंट हो गए, एक ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग एजेंट हो गए और दूसरे कौन से, रिडक्टिव ब्लीचिंग एजेंट हो गए। जो रिडक्शन के थ्रू ब्लीचिंग करते हैं उन्हें रिडक्टिव ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं, और जो ऑक्सीडेशन के थ्रू ब्लीचिंग करते हैं उन्हें ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं। मतलब जो नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं वो ऑक्सीडेटिव हो गए, और जो नेसेंट ऑक्सीजन नहीं, नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं वो कौन से हो गए, रिडक्टिव हो गए। जैसे O3 है, H2O2 है, क्लोरीन है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज ध्यान रहे कि जो ब्लीचिंग एजेंट होता है उसका खुद का कोई कलर नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। O3 हो गया, H2O हो गया, Cl2 हो गया, ठीक है। इसके अलावा KMnO4 को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि KMnO4 रिड्यूस होकर Mn2+ में चला जाता है और Mn2+ का खुद का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। इनिशियली पर्पल कलर होता है, मैं इस बात को मानता हूं, पर जब इसका खुद का रिडक्शन होता है, जब ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है तो खुद Mn2+ में आ जाता है, और Mn2+ का खुद का कोई कलर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद में बात करें तो फेमस ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये सब जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे बात करें तो SO2 अपने पास में रिडक्टिव ब्लीचिंग एजेंट है। ये किस तरीके से रिएक्शन करता है, SO2 जो है वो 2H2O के साथ में रिएक्शन करके H2SO4 और साथ में नेसेंट हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। ये नेसेंट हाइड्रोजन कलर्ड कंपाउंड को कलरलेस में कन्वर्ट करती है, ठीक है ना। तो SO2 जो है वो रिडक्टिव ब्लीचिंग एजेंट है। कौन सा है, रिडक्टिव ब्लीचिंग एजेंट है। अब बात करते हैं कि कौन सा ब्लीचिंग एक्शन स्टेबल है, क्या दोनों स्टेबल है, क्या दोनों अनस्टेबल है, क्या कोई एक स्टेबल है एक अनस्टेबल है, इस चीज को समझते हैं। कलर्ड कंपाउंड कलरलेस में गया तो आपने क्या किया, उसका रिडक्शन किया। रिडक्शन करने के बाद में अब छोड़ दिया तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से वो क्या हो जाएगा, वापस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में आ सकती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ सकती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपने रिडक्शन किया था वो वाला जो ब्लीचिंग एक्शन है वो अनस्टेबल होगा। क्यों होगा अनस्टेबल, क्योंकि वो
एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उस रिडक्शन को न्यूट्रलाइज कर देगा, उस रिडक्शन रिएक्शन को खत्म कर देगा, तो वापस कलर्ड कंपाउंड मिल जाएगा। इस वजह से जो रिडक्टिव ब्लीचिंग एक्शन होती है वो अनस्टेबल होती है। पर अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आपने कलर्ड कंपाउंड लिया और ऑक्सीडेशन किया और कलरलेस मिला। अब रिएक्शन को पीछे ले जाने के लिए एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन तो है ही नहीं, एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है। एटमॉस्फेयर कैसा होता है बेटा, ऑक्सीडेटिव होता है, रिडक्टिव नहीं होता है, ठीक है ना। तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, तो कलरलेस ही रहेगा। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो स्टेबल रिएक्शन होगी। समझ में आ गई बात। तो SO2 जो है वो ब्लीचिंग एजेंट है, और कौन सा ब्लीचिंग एजेंट है, रिडक्टिव ब्लीचिंग एजेंट है, जो कि अनस्टेबल रिएक्शन को शो करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद में प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई अपनी। प्रॉपर्टीज के बाद में अपन यूजेस डिस्कस करते हैं। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, शुगर में इसको यूज करते हैं, ब्लीचिंग की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, है ना। ब्लीचिंग ऑफ वुल एंड सिल्क ये अपन ने पढ़ी लिया। एज एन एंटी क्लोर, एंटी क्लोर का मतलब क्या होता है, जो क्लोरीन को एब्जॉर्ब कर ले। देखना रिएक्शन SO2 जो है वो Cl2 के साथ में रिएक्शन करके SO2Cl2 बनाता है। इस वजह से अपन SO2 को एंटी क्लोर बोलते हैं। क्या बोला मैंने, SO2 क्लोरीन को एब्जॉर्ब कर लेता है, SO2Cl2 बनाता है, इस वजह से अपन SO2 को एंटी क्लोर बोलते हैं, क्योंकि ये क्लोरीन एब्जॉर्ब कर लेता है। डिसइंफेक्टेंट होता है, प्रिजर्वेटिव होता है। प्रिजर्वेटिव का कैसे यूज़ करते हैं, देखो आपने अगर किसी खाने की चीज़ को हवा में रखा तो वो ज़्यादा देर स्टेबल नहीं होती, ख़राब हो जाती है, ऑक्सीडेटिव हो जाती है। तो अपन क्या करते हैं, उसमें से SO2 पास करते हैं। जब भी आप पैकिंग करते हो ना, तो उस पैकिंग में से SO2 पास करते हो, तो वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, वो जो ऑक्सीजन है उससे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि SO2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वहाँ से SO2 जो है वो O2 को हटाने का काम करता है और उस खाने की चीज़ का ऑक्सीडेशन रोकता है। इस वजह से अपन उसको प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इसका यूज़ करते हैं, वो आगे अपन पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका जो सॉल्ट होता है, SO2 का जो सॉल्ट होता है वो सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड दो होते हैं, क्योंकि एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO3, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में लिक्विड SO2, लिक्विड SO2 जो है वो अच्छा सॉल्वेंट है, किसके लिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सॉल्वेंट के लिए, क्योंकि कोवेलेंट है। कोवेलेंट है तो अच्छा सॉल्वेंट हो गया, किसके लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। और पोलर है, तो पोलर है तो अच्छा सॉल्वेंट हो गया, किसके लिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। तो ऐसे बहुत ही कम सॉल्वेंट है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ में अपना जो है वो SO2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन H2SO4 और H2S पढ़ेंगे और उसी के साथ में ऑक्सीजन फैमिली कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में अपने पास में दो फैमिली बचेगी, एक हेलोजन फैमिली और एक कौन सी बेटा, इनर्ट गैसेस बचेगी। और अपना P ब्लॉक जो बड़ा चैप्टर है वो फटाफट इजीली कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से NCERT के साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग जो भी प्रॉपर्टीज़ आपको लिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, उनको अच्छे से लिखें, फिर अपन बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, बाय।